हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूनि क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास से लगभग 400 प्रश्न दिखाएंगे जो सभी के सभी बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ है। इसमें से बीपीएससी टीआरई 4 में 100% 10 से 15 प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। बताना है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन हुआ। तो याद रखना है अल्मीरा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। बताना है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग कौन करता था। तो याद रखना है पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। तो याद रखना हॉकिंस ने। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो याद रखना है भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे। तो याद रखना है सूरत में स्थापित किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। बताना है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो जो है भारत आया था। तो याद रखना है जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो जो है भारत आए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। बताना है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस वर्ष अपना फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया गया था। तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो याद रखना है अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो याद रखना है फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सुवाली के स्थान पर हराया था। तो याद रखना है थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो याद रखना है बिहार में यूरोपवासियों को सबसे ज्यादा सोडा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना बिहार जो है अंग्रेजी शासन काल में अफीम के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे 12 नंबर प्रश्न कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। मोहम्मद रजा खां को कि सिताब राय को। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन दिया है राय दुर्लभ को कि सैयद गुलाम हुसैन को। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवान प्रदान किए। तो याद रखना है अगस्त 1665 ईस्वी में दीवानी प्रदान किया हुआ था। याद रखना 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। बताना है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो है उसका साम्राज्य की सीमा कहाँ तक था। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी। ठीक है कि सुल्तान शाह आलम आज दिल्ली का पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोनेर हीरा प्राप्त किया था। याद रखना है शाह शुजा के से
रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर के हीरा प्राप्त किए हुए थे। आइए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा कि पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के बाद मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। ठीक है, और याद रखना है रंजीत सिंह में अपना स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में विस्थापित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। याद रखना है श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान जो था अपना राजधानी बनाया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था। याद रखना है टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। याद रखना है कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली शुरू किया गया था। ठीक है, और याद रखना कब किया गया था, तो 1765 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है। बताना है कि द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, तो सर लियोनिल कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो याद रखना है लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। बताना है कि मुंगेर का बरहैया ताल जो विरोध था उसका उद्देश्य क्या था। तो याद रखना है बसाकत भूमि की वापसी मांग के लिए मुंगेर में बरहैया ताल का विरोध किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न के 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना कैनिंग जो था 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था। तो दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। याद रखना है दिसंबर 1856 एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। यह प्रश्न बहुत VVI है। याद रखना 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे। तो याद रखना कुंवर सिंह जो थे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो याद रखना कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के रहने वाले थे और 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न कि कुंवर सिंह राजा थे। समझ लीजिए कि बिहार के कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें वीर कुंवर सिंह से एक प्रश्न देखने को ना मिले। ठीक है, तो याद रखना कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे। तो याद रखना जगदीशपुर के कुंवर सिंह राजा थे। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है 1782 ईस्वी में जगदीशपुर के जमींदारी में हुआ था। और याद रखना जगदीशपुर से उन्होंने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किए हुए थे और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। और याद रखना 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशलता, सेना नायक तत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह भी कहा गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो याद रखना जगदीशपुर से।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह किस स्थान में शामिल हुए थे। तो याद रखना है आरा से शामिल हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिए थे। तो याद रखना है नाना साहब कानपुर से ये भी लिए हुए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से ये भी लिए थे, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से भी लिए थे, बेगम हजरत महल दिल्ली से भी लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। याद रखना है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। याद रखना है राजपूत कुंवर सिंह। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो याद रखना है जगदीशपुर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जगदीशपुर के राजा थे। याद रखना है कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे। तो याद रखना है बिहार से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो याद रखना है कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखना है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना है कुंवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो याद रखना मौलवी अहमदुल्ला शाह जो था वह 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिस पे 50,000 रुपया का इनाम रखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो याद रखना गालिब ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोही बनने का कारण नहीं था। तो याद रखना है ईसाई धर्म के फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते का रोकथाम और अधिकारियों की अक्षमता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो याद रखना है साहूकार और जमींदार जो था 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि 1857 में दरभंगा डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद किए हुए थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। बताना है कि कौन सा भाग जो था वह अप्रभावित था। तो याद रखना है मुंगेर जो था 1857 के विद्रोह के समय अप्रभावित था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। तो अभी बताए थे बेगम ऑफ अवध। ठीक है, लखनऊ से बेगम ऑफ अवध ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण से असफल रहा। हिंदू मुस्लिम एकता के कारण, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। तो ये सभी के सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो याद रखना है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण लेने की घोषणा की हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों का चयन किए हुए थे। तो याद रखना है गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो याद रखना है सर जेम्स आउल्ट्रम
एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा गया। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था। तो याद रखना पील आयोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। बताना है कि नील विद्रोह जो था वो किसके बारे में था। तो याद रखना है रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक मान्य अमूल्य पर जबरदस्ती खेती कराई जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक कौन है। तो याद रखना है कि नील कृषकों के दुर्दशा पर एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है नील दर्पण। कौन लिखा था। तो याद रखना है दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो याद रखना है रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। तो करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फराजी कौन था। तो याद रखना है फराजी जो है वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो याद रखना है हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन जो है उसका शुरुआत किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो याद रखना है गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है 1857 के ढक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। तो याद रखना है 1857 के ढक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न कि महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया। तो याद रखना है वसुदेव बलवंत फड़के के द्वारा महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न कि रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। तो याद रखना है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ। तो याद रखना है बघेड़ा विद्रोह बड़ौदा में देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति कौन था। तो याद रखना है खोर जनजाति जो था वह मानव बलि प्रथा का निषेध करने पर अंग्रेजों के साथ विरोध किया हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। बताना है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। तो याद रखना है छोटा यहाँ पे देखेंगे कि कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, संस्थाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। तो उसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। तो याद रखना मेजर बारो को 1855 में संस्थालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 में संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना 1855 में संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु अवर कान्हू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो याद रखना 1895 ईस्वी में मुंडाओं के द्वारा विद्रोह किया गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो याद रखना है उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था। तो याद रखना रांची जो है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1899 और 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सिद्धू बुधू भगत और यहाँ पे दिया हुआ है बिरसा मुंडा और सबूदान। तो याद रखना बिरसा मुंडा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो याद रखना झारखंड के। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न 1831 में बुधू भगत के नेतृत्व में
कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना सी भूमि में 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हौज विद्रोह हुआ, तो याद रखना हौज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखना 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह जो है वह हुआ था। ठीक है, याद रखना संस्थाल प्रांगण में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ठीक है, तो बिहार, पंजाब, सिंध, कठिवारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ छोटा नागपुर के हो और मुंडा जनजातियों के द्वारा 1820-21 तथा 31 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी और विरोध किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो याद रखना हैदराबाद के निजाम जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन नहीं किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो याद रखना सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो याद रखना लॉर्ड रिपन के द्वारा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो याद रखना जमींदारों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो याद रखना भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले लागू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो याद रखना 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? तो याद रखना स्वामी साधनानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? ठीक है, तो याद रखना अमृत बाजार पत्रिका का रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? गिरीश चंद्र घोष के द्वारा कि हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा कि यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन एस.एन. बनर्जी के द्वारा शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो याद रखना लीडर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो याद रखना है बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय और निर्धन सर्वधारणा वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो याद रखना राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कहे जाते थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो याद रखना आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे आत्मीय सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी? तो याद रखना है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज के स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखना 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो याद रखना विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराव पांडुरंग जो थे वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे? तो याद रखना स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना
किस वर्ष किए थे? तो ये 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बताना है कि दयानंद सरस्वती के द्वारा किसका स्थापना किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयाराम सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो याद रखना 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो याद रखना ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो याद रखना है मैडम HP ब्लावेट्स्की ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किए हुए थे। याद रखना है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो मैडम HP ब्लावेट्स्की की। नेक्स्ट उसके बाद है 100 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है एनी बेसेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 101 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो याद रखना भारत में नारी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि नाई धोबी बंद सामाजिक के बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में हुआ। याद रखना किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिला में चलाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? याद रखना 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति। यहाँ पे दिया है लगान का नगद में परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। बताना है कि स्वामी सहजानंद का संबंध क्या चीज से था? तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो याद रखना बिहार के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। बताना है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे BK क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1 से 11 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो याद रखना वारेन हेस्टिंग के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे 112 नंबर प्रश्न कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। बताना है कि लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि के स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था? तो याद रखना पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठी थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। बताना है कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह मेहता ने कि KT तेलंग ने? नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है WC बनर्जी ने कि तैयब जी ने। तो याद रखना है 1885 ईस्वी में
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता और केटी टेलर और बदरुद्दीन तैयब के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो याद रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वह इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 116 नंबर प्रश्न कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 117 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले प्रमुख संस्था कौन थी? तो याद रखना इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? तो याद रखना 1874 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। तो याद रखना राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो याद रखना राजा राम मोहन राय जो थे और राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। उसके बाद प्रश्न है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। तो याद रखना है 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना किया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए हुए थे। और याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जो है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 122 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। नेक्स्ट उसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं कि पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। और याद रखना है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और याद रखना इसका प्रथम अध्यक्षता जो है बोमेश चंद्र बनर्जी ने किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो अभी बताए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो याद रखना है असैनिक सेवक जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 127 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता 1886 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे? तो 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे, जो दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना सरोजिनी नायडू जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो याद रखना है बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पुस्तक पॉवर्टी एंड
ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? तो याद रखना दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो याद रखना सर सैयद अहमद ने कहे थे कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस ने अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते इसके शांति प्रिय निर्धन के लिए इसका सहायक बनो। ठीक है, तो याद रखना यह किसके द्वारा कहा गया था? तो लिटन के द्वारा कि डॉल्फिन के द्वारा कि कर्जन के द्वारा कि मिंटो के द्वारा? तो याद रखना है कर्जन का कहना था यह कथन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो याद रखना लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां देना शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो याद रखना अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वह शहरी क्षेत्र के थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह उप उग्रंथी नहीं थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताना है कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने किया हुआ था? तो याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 पूना में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? याद रखना 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह बात कहे हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, स्वराज पार्टी के, हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन, रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही है। ठीक है, कि रजनी पाम दत्त ने यह कहा थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह कई अवसरों पर अंग्रेजों के हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी अभियान वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़े थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया? तो याद रखना 1906 के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे। बताना है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से कब जाना गया? ठीक है, तो वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने कि उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किए थे। इस सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त किया था कि उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किए हुए थे। इसमें से एक से ज्यादा होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे कि बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामला में अभियुक्त बनाया गया और तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाया गया। जब जेल से बाहर आए तो राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और लोकमान्य की उपाधि प्राप्त की है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो याद रखना लाल बाल पाल और अरविंद घोष जो थे गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुआ था।
नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक को नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। याद रखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को गरम दल के नेता माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी असहयोग्य, राज राजबंधबद्ध आंदोलन के अनुकूलन, प्रविघटन के यहाँ पे दिया हुआ है अधिविधेयक। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा वामबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। बताना है कि शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। तो याद रखना है, लाला लाजपत राय जो थे शेर पंजाब के नाम से मशहूर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो याद रखना है, बीडी सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित है। याद रखना है, अभिनव भारत की स्थापना जो है 1904 में किया गया था और नासिक के महाराष्ट्र में किया गया था। और इसका संस्थापक जो थे बीडी सावरकर थे। और याद रखना है कि बीडी सावरकर जो थे वो 1899 ईस्वी में मित्र मेला और 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित किए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो याद रखना है, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्स की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, और याद रखना है 30 अप्रैल 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट के पर बम फेंका और लेकिन क्या हुआ कि किंग्स फोर्स बच गए। और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गए। याद रखना, प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो याद रखना, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वह एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी। तो याद रखना, यंग इंडिया पत्रिका जो थी वह क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि द हिंदू के संस्थापक कौन है। तो याद रखना है, जी सुब्रम अय्यर। केसरी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक जो है गोपाल कृष्ण खोखले। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, कौन बोले हुए थे। तो याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक 1906 में। नेक्स्ट वही प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, कौन कहा था। तो याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने 1906 में कहे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो याद रखना, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति के जननी कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो याद रखना, एस्टूटूट घाट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैडम कामा ने 1960 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया। ठीक है, तो याद रखना, मैडम कामा ने 1907 में तिरंगा ध्वज सबसे पहले कहाँ फहराए थे। तो याद रखना, एस्टूट घाट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखना, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो याद रखना, स्वदेशी आंदोलन जो है बंग भंग आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ। तो याद रखना, 1911 में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। बताना है कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो याद रखना, स्वशासन सुनिश्चित करना जो है
राजस्व का उद्देश्य था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। याद रखना है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो याद रखना इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न 162 नंबर कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसका है? याद रखना डब्ल्यू हंटर के द्वारा यह कहा गया था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम मतलब बचाव होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। याद रखना 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। याद रखना 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। याद रखना 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? याद रखना मदन लाल ढींगरा की, उधम सिंह की, भगत सिंह की, नमथ नाथ को। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। ठीक है, याद रखना कर्जन वायली की हत्या जो है 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया। याद रखना वायली भारतीय मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे जो 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट है। याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना किया गया था। याद रखना है अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिया गया था? तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक उल्लाह को। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है भगत सिंह। याद रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? तो याद रखना भगत सिंह थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का तिल में है। तो याद रखना बिस्मिल के द्वारा यह लिखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो याद रखना इसका रचयिता पूछा है, यह प्रश्न VVI है। याद रखना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका रचयिता कौन है आपको कमेंट करके बताना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल ने कि इमके गांधी ने कि भगत सिंह ने कि SC बोस ने। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इस नारा को भगत सिंह ने विकसित किया था, मतलब चर्चित किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दिया गया। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो याद रखना 21 साल से थोड़ा ज्यादा थे जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंके हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अनुशीलन समिति थी। याद रखना है एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 176वां प्रश्न है कि 1913 में
पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो याद रखना सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी योजना बनाई गई थी? तो याद रखना सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन से संबंधित है? तो याद रखना सूर्य सेन संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखना अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई, बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो याद रखना 1913 ईस्वी में मोहन सिंह भाखड़ा के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना किया गया और साथ में गदर नामक एक अखबार निकाला गया जिसे गदर पार्टी कहा जाता है। और याद रखना लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो याद रखना प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना जो है 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका में किया गया और इसका मुख्यालय जो था सैन फ्रांसिस्को था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा? तो याद रखना बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न वही है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर आऊंगा, यह कथन किसका है? तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया? तो श्री राम गोपालचारी ने कहे थे कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए न कि केवल वर्गों के लिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो याद रखना इंडियन फॉर इंडियंस जो पुस्तक जो है सी.आर. दास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऑन हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो याद रखना लाला लाजपत राय जो थे ऑन हैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो याद रखना है नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया। तो याद रखना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल शुरू किया? तो याद रखना भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो याद रखना टी.एस. ऑलकॉट जो है उसका योगदान होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना में नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक है, तो याद रखना है कांग्रेस का 1906 लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किए? तो याद रखना 1917 में शिक्षा में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्यों? तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बंगाल विभाजन के
प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखना है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो याद रखना प्यारेलाल जो थे नोवाखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो याद रखना चंपारण जो था वह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। याद रखना दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह शुरू किए हुए थे 1917 में। और याद रखना चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट किए और चंपारण आने के लिए आग्रह किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो याद रखना श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने पढ़ाई की हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किए? तो याद रखना चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अभी तक हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 201 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो याद रखना राजकुमार शुक्ल जो थे वह गांधी जी का ध्यान जो है यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण के लिए ध्यान आकर्षित किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। तो याद रखना ये प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है वह कौन दिया हुआ था? तो राजकुमार शुक्ल जी दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो याद रखना है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, देख सकते हैं प्रश्न कितना भी आई है, बार बार घुमा घुमा के प्रश्न को पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया गया? तो याद रखना चंपारण में गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह जो है किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बिहार का कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किए थे? तो याद रखना बिहार में गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किए हुए थे? तो याद रखना चंपारण में किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो याद रखना और कोई नहीं, महात्मा गांधी ही थे। नेक्स्ट उसके बाद याद रखना है यहाँ पे कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिको के खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने किया है? तो याद रखना नील दर्पण के बारे में कौन लिखे हुए हैं? तो याद रखना दीनबंधु मित्र। ये भी प्रश्न बहुत ही भी आई है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? बताना है कि गांधी जी किस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए हुए थे? तो याद रखना बायकोम सत्याग्रह आंदोलन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेज मित्र थे? तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एवरंड चार्ली एंड्रूज। ठीक है, केवल एंड्रूज याद रखा जाएगा तभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज दोस्त कौन थे? तो एंड्रूज थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। बताना है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो याद रखना गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1917-18 में अहमदा में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो याद रखना औद्योगिक कर्मी जो थे वह 1917-18 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें भाग लिए थे। तो कौन? औद्योगिक कर्मियों के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न
कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक आईएफसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो याद रखना है जमनालाल बजाज जो थे वही थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। बताना है कि महात्मा गांधी सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिए थे। तो याद रखना चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जो थे सबसे पहले भाग लिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। तो याद रखना तीनकठिया प्रणाली से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था। तो याद रखना 3/20 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे। बताना कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। बताना है कि 1917 चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया जो थे वो 1917 चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 218वां प्रश्न कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किए थे। तो याद रखना स्वामी साजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो याद रखना 1920 ईस्वी में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। तो याद रखना लाला लाजपत राय जो थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो याद रखना एम.एन. राय जो थे वह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिवेशन से हुआ था। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो याद रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से के संबंध में हुआ। स्वदेशी आंदोलन की रॉलेट एक्ट आंदोलन यहाँ पे दिया हुआ है बारदोली आंदोलन की व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो याद रखना अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह था। नेक्स्ट प्रश्न कि रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो याद रखना 1919 में रॉलेट एक्ट जो है भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। ठीक है तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी। ठीक है बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस वजह से त्याग दिए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के घटना से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा। ठीक है बताना है कि लंदन में जाकर 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को कौन गोली मार दिए थे। तो याद रखना ऊधम सिंह जो थे वो लंदन में जाकर 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को गोली मार दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। बताना है 1919 जो है भारतीय इतिहास से किस लिए संबंधित है। तो याद रखना जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए 13 अप्रैल 1919 बहुत ही प्रचलित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। अभी बताए थे जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में भीड़ का दमन कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 231 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला। तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जो जनरल डायर था उसको ऊधम सिंह ने
जाके लंदन में मारे थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवतार के रूप में देखा जो 100 वर्ष से पूर्ण प्रस्तुत नहीं होगा। तो याद रखना महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था। तो याद रखना इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने के लिए आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार के लोगों फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो याद रखना है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने वकालत में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। तो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किए थे। अभी बताए थे 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। और पूरा डेट पूछेगा तो याद रखना है 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल संतृक्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो याद रखना है राहुल संकीर्तियान जो था 1920 में कहाँ से सक्रिय थे, तो छापरा से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो याद रखना है किस घटना को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताए थे। तो चौरा चोरी घटना जो था उसको महात्मा गांधी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताए थे। आइए इसके कहानी को हम लोग जानते हैं। चौरा चोरी उत्तर प्रदेश गोरखपुर के पास एक कस्बा है, ठीक है। याद रखना है वहाँ पे 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों के द्वारा भीड़ ने ब्रिटिश शासन के एक पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें से 23 पुलिस जो है जलकर मर गए थे। और गांधी जी ने इस घटना की निंदा और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए और गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचा था। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आइए देखते हैं इनके बारे में कि बिहार के सारण के सिताब दियरा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिए जबकि उसने परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचा हुआ था। और याद रखना है उसके बाद इन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में क्या हुए थे, शामिल हो गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी। तो याद रखना है खिलाफत आंदोलन की। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उसकी जीत होगी। तो याद रखना अंग्रेजों को हराने का तरीका पाता था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में हुआ। बताना है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखना है शराबबंदी आंदोलन 1922 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। बताना है कि 1921 का मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था। तो याद रखना केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। याद रखना मलबार क्षेत्र की तरफ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अभी बताए थे चौरा चोरी कांड जो है 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, जिस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम है, ठीक है। पहला दिया है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ। दोनों में दिया उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना में को जलाना, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना, गांधी जी की गिरफ्तारी। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो याद रखना सभी के सभी प्रश्न मतलब पॉइंट जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिए। तो याद रखें बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में रिजाइन दे दिए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1923 से 1928 काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण है। और बताना है कि हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं को बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी में दिया हुआ है काची गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। बताना है कि स्वराज दल के स्थापना जो है किसके असफलता के बाद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने किया। तो याद रखना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1923 में स्वराज दल की गठन किसने किया। तो अभी बताए थे सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जो थे 1923 में स्वराज दल का गठन किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन किस असफलता के बाद हुआ था। तो याद रखना असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। याद रखना है चित्तरंजन दास। ठीक है, सी.आर. दास जो थे 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो चित्तरंजन दास मतलब सी.आर. दास। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि अतः सदैव सहमति के साथ अवर अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा। याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। याद रखना 1928 में साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत आया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, इसका विषय था। याद रखना मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्था का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। बताना है कि पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो लाहौर में कब प्रस्तावित किया गया था। तो 1929 में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो है लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ प्रश्न कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू जो थे 1929 लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस घोषित किया गया। तो 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पटाखा किसने उठाया। याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का पटाखा उठाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजवाद का समर्थक कौन था। बताना है कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1923 में ब्रिटिश शासक देशी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाया। तो याद रखना मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता का मांग उठाए थे। नेक्स्ट उसके बाद है कि दांडी यात्रा की गई। तो याद रखना दांडी यात्रा जो है 1930 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किए हुए थे। तो याद रखना साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक के साथ साथ किसका विरोध किया था। तो याद रखना चौकीदारी कर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा कितना दिनों तक चला था।
तो 24 दिनों तक दांडी यात्रा चला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1929 में खुदाई खुदमतगार किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी जो थे वो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद एक प्रश्न नंबर 271 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो याद रखना मौलाना मोहम्मद अली जो थे वह ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो याद रखना भीमराव अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आइए देखते हैं इनके साथ साथ और भी लोग जो थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। तो याद रखना दलित नेता भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लिए थे और इनके अलावा सरोजिनी नायडू मदन मोहन मालवीय ने भी सम्मेलन में भाग लिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है जो VVI है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। आइए देखते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौता के अनुसार याद रखना गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गए। सभी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप था वो रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानों को शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 274 कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था वह 1632 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। बताना है कि इसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए हुए थे। ठीक है, तो याद रखना इसमें से सभी में लिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो याद रखना सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से महात्मा गांधी जो थे दिसंबर 1931 में खाली हाथ लौटे थे। आइए देखते हैं इसकी कहानी के बारे में कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, लेकिन याद रखना है 28 दिसंबर 1931 को लंदन से खाली हाथ निराश होकर बम्बई पहुंचे। लेकिन याद रखना है स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने यह सच है मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज ने मुझे सौंपा गया है मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया। ठीक है, उसके समान साथ समझौता नहीं किया। ठीक है, ये गांधी जी बोले हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो तेज बहादुर सप्रू ने क्या किए थे? गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 1931 में कौन सा समझौता हुआ? तो याद रखना ये गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचवाट द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो याद रखना अछूतों के लिए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि पूना समझौता का उद्देश्य था। तो याद रखना पूना समझौता जो था दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व देना जो है पूना समझौता का उद्देश्य था। याद रखना कि 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो याद रखना बहिष्कृत भारत भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना बहिष्कृत भारत जनरल को भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किए और जुलाई 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है इसका स्थापना किए हुए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने के लिए नीति अपनाई? तो याद रखना कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 285 नंबर के, किस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं था? तो याद रखना 1935 अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे लेकिन इंजन नहीं थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? याद रखना राजनीतिक बंधुओं को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? तो याद रखना बिहार किसान सभा से ये सभी लोग जुड़े हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो याद रखना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है पटना में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो याद रखना 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखना स्वामी शाहजानंद सरस्वती को 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सी जगह थी जहां पे अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो याद रखना है लखनऊ में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किए थे? तो याद रखना उनके मृत्यु के पहले। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताना है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना लाला लाजपत राय जो थे और भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो याद रखना 1926-39 जो था ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई? तो याद रखना 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? याद रखना है कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में पटना में हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। और अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मानु मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास और यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमल देवी चट्टोपाध्याय, यह सभी अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जो थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं कि 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ल और मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जो थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाना जाता है? बताना है कि जयप्रकाश नारायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। याद रखना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा और उन्हें आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था और इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे और 1998 में मरणोपरांत और भारत रत्न प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए और अभी तक हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ हमारे बीके क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया। बताना है कि जयप्रकाश दिवस जो है वह कब मनाया गया। तो याद रखना है अप्रैल 1946 ईस्वी में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। याद रखना है 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर के किला से रिहा होने के बाद जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस जो थे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ कि कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा निर्वाचित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। बताना है कि प्रांतीय सरकारों का गठन जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो अधिनियम 1935 अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ने कि लॉर्ड कर्जन ने। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड लिटन ने कि लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था नरेशों के राजकुमार एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। बताना है कि 1927 में बटलर कमेटी जो था उसका उद्देश्य क्या था। तो याद रखना भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। तो याद रखना 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो याद रखना चर्चिल जो था वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा। बताना है कि नाउ एंड नेवर पैम्फलेट जो है किसके द्वारा लिखा गया। तो रहमत अली के द्वारा नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब नाउ और नेवर, एक नई अस्मिता के लिए अलग राष्ट्रीय दर्जा की मांग किया गया था। ठीक है, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था और पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से दिया गया था। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पी का मतलब पंजाब, ए के अफगानिस्तान, क से कश्मीर, ए से सिंध और त से यहाँ पे तब हो जाएगा। ठीक है, बलूचिस्तान है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बताना है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो याद रखना 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना का मांग किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया। तो याद रखना विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो याद रखना विनोबा भावे जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो याद रखना महात्मा गांधी जो थे सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को अर्धरात्रि में समाप्त हुआ था और रात में पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और एक हफ्ते के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ठीक है, अतः नेतृत्वहीन हो गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है
शुरू किया गया था? किसी किसी बुक में 7-8 अगस्त 1942 दिया होता है। बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, ठीक है, ग्वालियर टेक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक अधिवेशन के बैठक हुआ था, जिसमें वार्ता प्रस्ताव जो है पुष्टि हुई थी और थोड़ा बहुत समय के बाद संशोधन किया गया 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो नारा का संबंध था, ठीक है, जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संसाधनों के पास दिया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे चर्चिल थे, ठीक है, याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी कैद किए गए थे? तो याद रखना है आगा खां पैलेस में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद करके रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक था? तो याद रखना है सबसे अधिक व्यापक जो था बिहार में था और संयुक्त प्रांत में था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो याद रखना बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो याद रखना योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 दिसंबर 1942 को बांकीपुर जेल में लेके गया था, ठीक है, लेकिन मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और बक्सर जेल में लेके चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिवाली के दिन फरार हो गए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो थे? तो याद रखना शिव कुमार और रामानंद को 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। याद रखना शिव कुमार और रामानंद को 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में से बिहार में बहुत दंगे हुए, रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गया, उसमें अधिकतम प्रभावित कौन था? तो याद रखना पटना था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किसके संदर्भ में मिला था? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण को नेशनल लेवल पर पहचान मिला था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो याद रखना क्रिप्स मिशन जो है उसका आगमन जो है सबसे इन सभी में से पहले हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में किया गया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1943। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में। तो याद रखना क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश वकील थे? तो याद रखना भुल्ला भाई देसाई। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा किया गया। बताना है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब किया गया था? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आजाद हिंद सरकार के निर्माण का घोषणा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1943 में आजाद हिंद फौज मतलब INA अस्तित्व में आई? तो याद रखना सिंगापुर में 1943 में आजाद हिंद फौज मतलब INA अस्तित्व में आया था, ठीक है। याद रखना जून 1942 में रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया था। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने के लिए निमंत्रण भेजा गया था, जिसमें वह जून 1943 में टोक्यो पहुंचे और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जो थे
क्या किए थे, स्वतंत्रता भारत की अंतिम सरकार का गठन किए हुए थे। ठीक है, और 1943 में आजाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये प्रश्न भी आई है, INA किसके दिमाग के ऊपर था और किसने इसकी स्थापना किया था। तो याद रखना मोहन सिंह जो है INA जो है उनके दिमाग के ऊपर था और वही इनका स्थापना किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभी देखे थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में पड़ा। तो याद रखना जर्मनी में ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी नाम के पहले जुड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे। तो याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, आइए देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1946 को सम्मिलित हुए थे और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण की, वैकुंठ शुक्ला की, शिलभद्र याजी। तो याद रखना शिलभद्र याजी। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे सम्मिलित करने के लिए दिया एक बरदोली जो आइए देखते हैं यहाँ पे बरदोली जो है गुजरात राज्य में स्थित है और चौरा चौरी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में है। और असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1942 को हिंसक भीड़ ने एक थाना को जला दिया था जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। ठीक है, और ये याद रखना यरवदा जेल महाराष्ट्र में है और नोवा कोई पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, तो याद रखना है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना है सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया गया था। याद रखना है सर पी लॉरेंस। ठीक है, सर पी लॉरेंस के द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो याद रखना वेवेल जो था वह कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की। तो याद रखना अबुल कलाम आजाद। आइए देखते हैं अबुल कलाम आजाद जो है 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 तथा लॉर्ड वेवेल 1950 दोनों में वार्ता किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय का 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने पर समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना JB कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना JB कृपलानी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इलाहाबाद के संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति में बैठक हुआ था। ठीक है, और ऐसे भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध निश्चित रुख के कारण जापान के गोरिल्ला युद्ध अपनी योजना के पक्ष में था, बहुमत जुटाने में सक्षम थे। तो याद रखना गोरिल्ला युद्ध किससे संबंधित है, जब जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो याद रखना 1853 में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी कैंसिल के फैसलों को रद्द करने के लिए अधिकार मिला था। तो याद रखना 1786 एक्ट में कॉर्नवालिस को अपनी कैंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो याद रखना प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को भारत सरकार अधिनियम 1935 समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। याद रखना अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार कौन शुरू किया था। तो तारक मेहता के द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था। तो याद रखना वैलेंटाइन सिरुल जो था
इंडियन अनरेस्ट एक्ट का लेखक था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। बताना है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी जो है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो याद रखना इंडियन नेशनल का प्रकाशन जो है कहाँ से होता था, पटना से होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि झंडा गीत किसने लिखा। तो याद रखना श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न 1908 में बंगाल बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो याद रखना 6 साल के लिए 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल के पदभार ग्रहण किए थे। तो याद रखना श्री राम गोपालाचारी ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कौन प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं इनके बारे में कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को गुरु देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के 14वें बालक के रूप में हुआ था। याद रखना 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था और 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट उसके बाद है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में त्रिनेवलवाली में भयंकर दंगा हुआ था। तो याद रखना मारवा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान किया। तो याद रखना अरुणा आसफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद बहुत ही योगदान निभाए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री कौन था। तो याद रखना वित्त मंत्री जो थे लियाकत अली थे। ठीक है, बहुत भी प्रश्न है। तो याद रखना अंतिम सरकार के वित्त मंत्री कौन थे। याद रखना लियाकत अली खां। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह कौन बोले थे। तो याद रखना सरदार पटेल बोले थे। 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था। तो याद रखना खाद्य और कृषि विभाग। नेक्स्ट प्रश्न की अगस्त 1923 में के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। तो याद रखना अब्दुल गफार खां जो है उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे। तो याद रखना अमराहवा के रहने वाले थे रामचंद्र शर्मा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था। तो बांकीपुर जेल में भी जगत नारायण लाल को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न विश्व शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। गुट निरपेक्षा पंचशील सिद्धांत की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो याद रखना सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग का स्थापना किया गया था और इसका घोषणा जो है माउंटबेटन ने किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में एक वर्षशाली जाति नहीं था। तो याद रखना कुर्मी जो है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में एक वर्षशाली जाति नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो याद रखना श्री राम गोपालाचारी जो थे राजगोपालाचारी वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट प्रश्न है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो याद रखना 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न की रेगुलेटिंग एक्ट है पारित किया गया। तो याद रखना 1773 में। देखना बार बार प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। तो याद रखना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955।
नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कब पारित किया गया था। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1835, 1867, 1878 और 1908 में भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट बनाया गया था। याद रख सकते हैं 1835, 1867, 1878 और 1908। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो 1925 में किया गया था लगभग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैथरीन मेयो एडल एल्डर जो है ऑक्सले चार्ल्स एड्रूज और विलियम डिग्री के बीच आम रिश्ता क्या था। ठीक है, तो याद रखना उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे